हेलो छात्रों आपका हमारे इस चैनल में द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत है। छात्रों, आपकी परीक्षाएं, वार्षिक जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की, वो 24 मार्च से शुरू होकर के 22 अप्रैल के मध्य संपन्न होनी है। काफ़ी छात्रों की समस्याएं थी, हमने देखा कि हेल्प डेस्क में भी मेरा नाम था, तो जिसमें छात्र बहुत सी समस्याएं रख रहे थे। मैंने इन सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु और महत्वपूर्ण टॉपिकों को पर डिस्कशन करने हेतु या महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने हेतु मैं ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ। जो भी हमारे यूपी बोर्ड के छात्र हैं, 2022 की परीक्षा दे रहे हैं रसायन विज्ञान के, उनके लिए यह वीडियो निश्चित तौर पर बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो छात्रों, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर हमारे पढ़ाने का ढंग और हमारे ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो छात्रों, आपको मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा जो नज़दीक आपके है, आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस नहीं रखना है। बेहिचक बड़े प्रेम से आपको पेपर को देना है। निश्चित तौर पर पेपर आपका 11 अप्रैल को है, तो शुरुआत के काफ़ी पेपर्स आप देख चुके होंगे, तो कोई विशेष ज़्यादा डर नहीं होता है। जब पहला पेपर कोई होता है तो छात्रों के अंदर थोड़ा डर होता है, तो डर आपका समाप्त हो चुका होगा। अब जब रसायन विज्ञान का पेपर आपको मिलेगा तो उसमें किसी प्रकार का आपको डर नहीं होगा, लेकिन विषय की कमजोरी छात्रों के लिए खड़कती रहती है। और अक्सर छात्र ये प्रश्न करते हैं कि छात्र सर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का एक मोटिवेशनल स्पीच भी से समझ सकते हैं। हम उन सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने हेडिंग रखी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। किसके लिए? यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। कौन विषय से? रसायन विज्ञान से। तो कक्षा 12 के छात्रों के लिए 2022 की जो परीक्षाएं दे रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा छात्रों, इस पेपर को बहुत बोझ मत समझिए। केमिस्ट्री को अक्सर छात्र बहुत बोझ समझते हैं और बहुत ही कठिन विषय मानते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, पढ़ाई ध्यानपूर्वक करें। जिसे कहते हैं थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, वही है, भले थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक छात्रों, तो अब हम आपको बताऊंगा कि इस लेक्चर में कौन कौन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो हम शुरुआत कर देते हैं कक्षा 12 के पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ठोस अवस्था। छात्रों, कॉपी पेन लेकर के इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। जो चीज़ हम बता रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को नोट कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक पाएंगे। ठीक छात्रों, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और इनको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इन सब चीज़ों को जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने खुद रिसर्च की है। अंक सुधार परीक्षाओं के पेपर्स देखे हैं, तुम्हारे प्रीवियस पेपर्स भी इनको देखे हैं। इन सब चीज़ों को, पेपर्स को एनालाइज करने के पश्चात मैं तुम्हें ये सब बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी किस से आ रही है और कौन कौन चीज़ आपके लिए इस 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, चलिए मेरे साथ बने रहिए और पेन और एक नोटबुक ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, उसमें इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए और इन्हें ज़रूर आप पढ़ेंगे। ठीक छात्रों, भले अन्य चीज़ें छोड़ दीजिएगा लेकिन इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये आपके टॉपिक आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। ठीक छात्रों, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं ठोस अवस्था में क्या महत्वपूर्ण। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत 1 या 2-3 चीज़ें बताएंगे प्रत्येक से। इसमें आप छात्रों दोष, डिफेक्ट जिन्हें कहते हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। उनमें दोष के अंतर्गत कौन कौन से? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, अर्थात दोष में बहुत महत्वपूर्ण है। मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंट भी दोष पढ़ लीजिएगा, लेकिन फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी यानी एकक कोशिका की के घनत्व से संबंधित सवाल बहुत आते हैं बोर्ड परीक्षा में, अक्सर अंक सुधार परीक्षा में भी आया है, जिसका सूत्र ये है छात्रों
और इससे संबंधित सवालों को आप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, ये अक्सर सवाल आपके बोर्ड परीक्षाओं में आते रहते हैं। इससे संबंधित अर्थात इससे संबंधित अंक न्यूमेरिकल सवाल जरूर लगा के जाइएगा, दोषों को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, दोष को पूरा पढ़ लीजिएगा और इनसे सवाल ये जरूर लगा के जाइएगा। जहाँ जेड प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु संख्या है, ये मोलर द्रव्यमान है। ठीक, ये अवोगाद्रो संख्या है, ये यूनिट सेल की यानी क्यूबिक यूनिट सेल की एज है, यानी भुजा की लंबाई है जो घन होती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, इससे संबंधित सवालों को आप लगा के जाएंगे छात्रों। ठीक, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे लेसन को लेकर चल रहे हैं, इसी प्रकार सभी लेसनों को चलेंगे छात्रों। दूसरा लेसन तुम्हारा है विलयन। विलयन में क्या महत्वपूर्ण है इस पर बात कर लेते हैं छात्रों। इसमें राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इससे संबंधित सवाल बहुत आ जाते हैं छात्रों। जो सवाल का जो होता है उसका लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट अवर एन इंटू एन प्लस एन। ये राउल्ट का नियम है। इसको सरलीकृत जब आप करोगे तो ये जब कट जाएगा, इस यहाँ पर समझ लीजिए, तो एन को अगर स्मॉल डब्लू स्मॉल एम बटे कर लोगे तो यहाँ पर कैपिटल डब्लू कैपिटल एम हो जाएगा। ये विलय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, ये विलय का भार हो जाएगा, ये विलायक का, ये विलायक सॉरी ये विलायक का है, ये मतलब जो ज़्यादा होता है वो विलायक का माना गया है, ये विलय का माना गया है। ठीक, तो ये विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी, ये विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। इस पर्पज से आप इससे संबंधित सवाल भी आते हैं छात्रों, उनको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे। ठीक छात्रों, और इसके संग किस चीज़ का ध्यान लीजिए, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित भी सवाल आते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। डेल्टा टी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, ये सूत्र होता है। इसी प्रकार हिमांक अवनमन, अभी बता देते हैं सभी चीज़ों। हिमांक अवनमन ये इसका डेल्टा टी एफ हो जाएगा, सेम फार्मूला होता है, के एफ हो जाएगा यहाँ पर, और ये एम। ये एम क्या है, ये मोललता है, मोललता। ठीक, ये मोललता है, दोनों में मोललता है। ये क्या है, क्वथनांक है तो बढ़ता है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक इसे बोला जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसे कहा जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक छात्रों, और डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है, ये बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी है, उन्नयन है। तो इन सब चीज़ों ये मोललता है। मोललता का सूत्र हमने पढ़ा भी चुके हैं आपको बात छात्रों, अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो मोललता क्या होती है, मोल 1 किलोग्राम आयतन में, विलायक के आयतन में, 1 किलोग्राम विलायक के आयतन में मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो आप मोललता का भी फार्मूला जानते होंगे, इस तरीके से आराम से आप कैलकुलेट करके इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी आप लगा लीजिएगा। था राउल्ट का नियम और क्वथनांक व उन्नयन और हिमांक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल्स जरूर लगा के जाइएगा छात्रों। और असमान मोलर द्रव्यमान, ये सब चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ध्यान रखिए छात्रों। हम इन सब चीज़ों को बता रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उनको नहीं बता रहे हैं। आपके जो सरकार ने या गवर्नमेंट ने या माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपके पाठ्यक्रम जो 70% रखा गया है, उन सब चीज़ों के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता रहे हैं। बाकी जो 30% पाठ्यक्रम काट दिया गया है वो चीज़ को तो हमने भी निकाल दिया है, वो चीज़ तो आपको इस बार नहीं पढ़नी है। तो जो 70% है उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को हम प्रत्येक चीज़ों से अवगत करा रहे हैं छात्रों। तो ये तुम्हारा हो गया ठोस अवस्था में विलयन। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं छात्रों। अब छात्रों हम बात कर लेते हैं तीसरे चैप्टर की, जो है वैद्युत रसायन। यानी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो छात्रों इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये आपके मन में प्रश्न पड़ रहा होगा। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत महत्व आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ई सेल, आपको इसको याद कर लीजिएगा, ई सेल माइनस ई कैथोड
माइनस ई एनोड। इससे संबंधित आप सवालों को जरूर हल कर लीजिएगा छात्रों। ये सवाल आपके इसमें पेपर्स में बहुत ही आते हैं। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इस नियम को पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित भी सवाल आपके उसमें आते हैं। जहां पर क्यों कोलराउस का नियम क्या होता है, कंडक्टिविटी से संबंधित, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की विलयन में, तन विलयन में कंडक्टिविटी, उसमें उपस्थित सभी आयनों की कंडक्टिविटी का योग होती है। तो उस कंडक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में आते हैं कभी कभी, जैसे सोडियम एसीटेट के परिप्रेक्ष्य में भी आ जाता है। कई ऐसे दिए होते हैं कि जिसमें लिखा होगा कि सोडियम आयन की या एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी को ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल इसमें कोलराउस नियम में आते हैं। अर्थात कोलराउस की एप्लीकेशन जो है, कोलराउस के नियम का उपयोग, उसमें ये पढ़ना आप उस न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। अर्थात कोलराउस को नियम और कोलराउस के नियम के उपयोग जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं जहां पर आपको, जैसे कंडक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की लीजिए, मान लीजिए ये मोलर कंडक्टिविटी किसी कंपाउंड की है, कोई कैटायन है तो ये कैटायन की कंडक्टिविटी हो जाएगी, प्लस धनायन भी इसे बोला जाता है, और एनायन की कंडक्टिविटी हो जाएगी, एनायन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की कंडक्टिविटी, यही कोलराउस का नियम होता है। और ऐसे ही इससे संबंधित सवाल आते हैं। ठीक छात्रों, तो उन्हें आप लगा लेंगे निश्चित तौर पर। यह भी आपके लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक, इसे इंग्लिश में बोलता है ना केमिकल काइनेटिक्स, बलगतिकी। इसमें छात्रों क्या महत्वपूर्ण है, इसमें मैं कहूंगा छात्रों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रथम और दूसरी द्वि कोटि की है, जीरो कोटि की, द्वि तुम्हारे पाठ्यक्रम में है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इससे समाकलन समीकरण, अभिक्रिया और इसी का समाकलन समीकरण, समीकरण क्या है ये भी तुमको बता देता हूं। यहां पर k बराबर 2.303 t log a इंटू a माइनस एक्स, ये समाकलन समीकरण है छात्रों। इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय इतना है, तो 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, या 50% अभिक्रिया में पूर्ण होने में समय इतना है, तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल इनसे अक्सर आते हैं छात्रों। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट होता है, ये वेग स्थिरांक होता है। वेग स्थिरांक सदैव कांस्टेंट रहता है, चाहे जिसके परिप्रेक्ष्य में हो, और इसकी अर्थ T1/2 0.693/K, ये अर्ध आयु का, ठीक, आधी या T हाफ जिसे कहते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ छात्रों, अब नेक्स्ट लेसन चैप्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है 5वां, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें क्या महत्वपूर्ण है छात्रों, इसमें ध्यान रखिएगा, द्रव विरागी यानी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा। द्रव स्नेही या द्रव रागी या द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड या कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, इनको छात्र आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ साथ कोलाइडी विलयनों के भौतिक गुण, ठीक, उनसे संबंधित आपको पढ़ के जाना है। उसमें से कौन कौन सी चीजें ध्यान लीजिए, वैद्युत कर्षण, यानी इन्हीं के कोलाइडी विलयन भौतिक गुणों के अंतर्गत ये आते हैं। कौन चीज ध्यान रखिए, वैद्युत कण संचलन पढ़ के जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कण संचलन
क्या है? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और स्कंदन। इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा छात्रों, इसमें से ज्यादा नहीं, इतना इधर उधर नहीं। क्लाइडों के अंतर और उनको क्लाइडों के बारे में पढ़ लीजिएगा। वैद्युत संचलन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और स्कंदन। ये टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में बहुत से बार पूछा जाता है छात्रों इससे संबंधित। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है इस लेसन संबंधित प्रश्न रसायन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट लेसन जो तुम्हारा है छात्रों, वो तुम्हारे पाठ्यक्रम से पूर्णतः हटा दिया गया है। कौन सा नेक्स्ट लेसन है? देखिए नेक्स्ट लेसन छात्रों कौन सा है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। छात्रों इस बार और कोविड के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, इसके पहले भी पिछले साल भी, इसको पूर्णतः पूरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया है। अर्थात आपको ये दिया गया है, इसलिए आपको इसमें से कुछ भी पढ़ना नहीं है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये पूरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, मिल गया, पूरा अध्याय हटा दिया गया है, इसलिए आपको ये पढ़ना नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं छात्रों नेक्स्ट लेसन की। नेक्स्ट लेसन जो तुम्हारा है छात्रों, पी ब्लॉक तत्व। इसमें छात्रों क्या महत्वपूर्ण है? पी ब्लॉक तत्व में अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधियों को जरूर पढ़ लीजिएगा। किसकी? अमोनिया की कौन सी विधि? हैबर विधि, मोस्टली हैबर। और किसकी? नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल कौन? ओस्टवाल्ड के निर्माण की विधि में अर्थात ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत है। अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि पढ़ के जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। और इसके साथ अंतर हाइलोजन यौगिक, अंतर हाइलोजन यौगिक, इसको जरूर पढ़ के लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है इस बार बोर्ड परीक्षा में। तो पी ब्लॉक तत्व में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल और इसके साथ साथ में अंतर हाइलोजन यौगिकों, इनको पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें से ही प्रश्न मिलेंगे छात्रों, जहाँ तक मुझे विश्वास है। ठीक, तो अब मिटाते हैं, नेक्स्ट चीज़ बताते हैं आगे। ठीक छात्रों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, डी ब्लॉक। 8वां है डी ब्लॉक, डी व एफ ब्लॉक तत्व। ये है ब्लॉक तत्व। ठीक, डी व एफ ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत छात्रों ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अंतर्गत लेंथेनाइट सकुंचन या लेंथेनाइट अकुंचन जिसे हिंदी में बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसे पढ़ के जाइएगा। लेंथेनाइड बुकों में कहीं कहीं अकुंचन लिखा है, अकुंचन, पुरानी बुकों में सकुंचन इसे लिखा गया है या सकुंचन इसे लिखा है, इंग्लिश में लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको पढ़ लीजिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। लेंथेनाइड अकुंचन या लेंथेनाइड सकुंचन आप पढ़ के जाइएगा। और बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने की कोशिश करिएगा कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बस इतना आप इस लेसन से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन है तुम्हारा छात्रों उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक। चलिए इसमें बात कर लेते हैं छात्रों, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। उपसह संयोजन में संयोजकता लिगेंड, पहले बात कर लेते हैं लिगेंड।
लिगेंड क्या है और प्रकार, इन्हीं के प्रकार लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड के प्रकार पढ़ के जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और इसके साथ उप संयोजकता बंध सिद्धांत VBT जिसे बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में इसे वायलेंस बॉन्ड थियरी बोलते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। और एक चीज बताना चाहूंगा, लिगेंड और लिगेंड के प्रकार, संयोजकता बंध सिद्धांत और IUPAC किनका, IUPAC उपशासन यौगिकों का IUPAC नामकरण जरूर आएगा, 100% आएगा IUPAC नामकरण। अब कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ के जाइएगा अच्छे से कि कैसे लिखाया जाता है, बनने तरीका हमने आपको पढ़ाया भी है इन सब चीज़ों को अच्छे से, और IUPAC नामकरण 100% आएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को आप इस लेसन से पढ़ के जाएंगे। ठीक छात्रों, तो ये छात्रों बात हो गई भाग फर्स्ट की। ये सब लेसन जितने बात थे ये पार्ट फर्स्ट में आते हैं। ठीक, लेकिन जो NCERT का पैटर्न है उसमें सभी लेसनों को एक क्रम से ही रखा गया है, भले पार्ट व सेकंड में। तो अगला लेसन जो पार्ट सेकंड के हैं उसे हम 10 से इंडिकेट करेंगे, पहले से नहीं चलेंगे। ठीक, क्योंकि उसमें सभी एक क्रम से ही यूनिट को डिवाइड किया गया है। तो ये 9 तक अध्याय है, अब 10वां अध्याय जो है पार्ट सेकंड का शुरू कर रहे हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। ठीक छात्रों, तो ये सभी ऊपर वाले भाग जितने भी थे पार्ट फर्स्ट के थे। हाँ छात्रों, अब बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। तो 9 लेसन वहां तक हो चुके। अब 10वां लेसन तुम्हारा जो छात्रों है हेलो एल्केन, इसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन, ये तुम्हारा लेसन का नाम है। इस लेसन में क्या महत्वपूर्ण है छात्रों। ठीक, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, पढ़ के जाइएगा दोस्तों छात्रों। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, इसको पढ़ जाइएगा। इसी संबंधित सतजेफ का नियम है छात्रों, क्या नाम है, सतजेफ का नियम, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, अक्सर आएगा ये, इसीलिए हमने इसको बताया है। ठीक, सतजेफ का फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, इसके अंदर सतजेफ का नियम है, इसे आप पढ़ के जाएंगे। और आपके पाठ्यक्रम में इसी संबंधित जो है वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसके अंदर वुड्स अभिक्रिया जहां एल्किल हाइलाइट क्रिया करती हैं, एल्केन बनते हैं। ठीक, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जहां एल्किल व एरिल दोनों हाइलाइट आपस में मिलकर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और छात्रों इसी के अंतर्गत मैग्नीशियम से जब हम एल्किल हाइलाइट व एरिल हाइलाइट की क्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ये तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको पढ़ लीजिएगा, ये निर्माण के बारे में। ठीक, तो इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, इन सब चीजों निर्माण करने के बारे में। या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, RMGX ऐसे याद कर लीजिए, ये सिंपल चीज होती है, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों को निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट लेसन जो आपका छात्रों है वो है 11वां लेसन, जिसका नाम है एल्कोहल फिनाल व ईथर। इसमें क्या महत्वपूर्ण है छात्रों, देखिए इसके अंदर आप प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहलों को विभेद करना सीख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। प्राथमिक
प्राथमिक, द्वितीयक, यक व तृतीयक एल्कोहलों का विभेद कैसे करोगे? वो चीज पढ़ के जाना। कौन कौन चीज? ऑक्सीकरण, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पढ़ के जाना। एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पढ़ के जाना है। लूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, इसे भी पढ़ के जाना है। ये आपके इस पाठ्यक्रम में आता है। और इसके साथ साथ में कोल्बे अभिक्रिया, इसके साथ साथ में कोल्बे अभिक्रिया, राइमर-टीमैन अभिक्रिया, और विलियमसन संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण ये जरूर पढ़ के जाइएगा छात्रों। ये चीज़ें इस लेसन से आपको 100% पढ़ के जानी है। ठीक, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। छात्रों अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। छात्रों अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो है 12। वो है चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस लेशन से आपको क्या पढ़ के जाना है छात्रों? इस चैप्टर के अंतर्गत आपको रोजनमुंड अभिक्रिया, क्लीमेंसन रिडक्शन यानी क्लीमेंसन अपचयन को पढ़ के जाना है। वोलार्ड जेलेस्की की, इसे बोलते हैं HVZ अभिक्रिया भी पढ़ के जाइएगा छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत वोलार्ड जेलेस्की, रोजनमुंड अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन और टॉलेन व फेहलिंग परीक्षण, टॉलेन व फेहलिंग परीक्षण, टॉलेन इसे यही लिख सकते हैं, टॉलेन परीक्षण व फेहलिंग परीक्षण, फेहलिंग परीक्षण। इन सब चीज़ों को छात्रों आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ठीक, तो इसके अंतर्गत आपको रोजनमुंड अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, वोलार्ड जेलेस्की यानी HVZ अभिक्रिया, टॉलेन परीक्षण व फेहलिंग परीक्षण को आपको पढ़ के जाना है छात्रों। निश्चित तौर पर आपको इसमें से आपको मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है अब हम उसकी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। NCERT में इसे एमीन के नाम से लिखा गया है, एमीन। ठीक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसके अंतर्गत छात्रों आपको क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन को पढ़ लीजिएगा थोड़ा। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन क्या होते हैं, मतलब उनको पहचानने के लिए पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ में
हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ब्रोमामाइड, हाफ माइन ब्रोमामाइड अभिक्रिया व कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इन सभी चीज़ों को छात्रों इसमें पढ़ लीजिएगा, इतना आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक यानी एमीन वाले रिलेशन में प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन को पढ़ लेना है। हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया और कार्बन एमीन अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को आप पढ़ करके इसके अंतर्गत जाएंगे छात्रों। ठीक, होता क्या है इन सभी अभिक्रियाओं में, क्या होता है जानते छात्रों, बहुत से प्रश्न कैसे क्या होते हैं, इनसे ये चीज़ कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, ये सब प्रश्न काफ़ी कुछ इन अभिक्रियाओं से प्रश्न टेम्परेरी बन करके आते हैं केमिकल रिएक्शनों से। ठीक, तो इनको पढ़ लोगे तो आपको इनसे संबंधित अन्य भी प्रश्न बहुत कुछ समाधान हो जाएंगे आपकी समस्याओं का। ओके छात्रों, तो चलिए अब मिटाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण से मिटा रहे हैं छात्रों। नेक्स्ट लेसन है जैविक अणु, जैविक अणु। इस लेसन में तुम्हें क्या पढ़ना है छात्रों। ठीक, इस लेसन के अंतर्गत आप ग्लूकोज की संरचना को जरूर पढ़ के जाइएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज की संरचना को आपको पढ़ के जाना है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे संबंधित प्रश्न 100% आते हैं, हमने खासकर देखा हर सालों में आ रहे हैं ये। ग्लूकोज की संरचना, डीएनए, आरएनए, इनको पढ़ करके जाइएगा। डीएनए और आरएनए को इससे संबंधित पढ़ लीजिएगा। और इसके अंतर्गत और जी प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ संरचना को संक्षेप में जान लीजिएगा। खाली प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक चतुर्थ यानी जो भी तृतीयक व मल्टी यानी बहु तृतीयक संरचनाएं संक्षेप में जान लीजिएगा, खाली जान लीजिएगा ताकि वहां तुम समझ पाओ कि क्या होते हैं। संक्षेप में मतलब ये होता है कि वहां पूछ दिया जाता है कि कोई प्रोटीन प्राथमिक द्वितीय व तृतीय प्रकार की होती है, ये एंजाइम कौन प्रकार का होता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इससे संबंधित। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ के जाएंगे छात्रों। इसके पश्चात जो लेसन बचे हुए हैं नेक्स्ट के 15वां लेसन है बहुलक। बहुलक यानी इसे पॉलीमर बोलते हैं, तुम्हारे पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, ये इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, तो तुमको इसको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है 16वां, वो है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, यह भी आपके जो है आपके उसमें से हटा दिया गया, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए आपको ये भी पढ़ना नहीं है। छात्रों, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो आपको बताया है आप इसे पढ़ के जाएंगे और निश्चित तौर आप सफल होंगे। हमने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, हमने एनालाइज किया है कई पेपरों को, काफ़ी कुछ। इसके पश्चात हमने इन सब चीज़ों को देखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें आ रही हैं अक्सर छात्रों, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। और इसके साथ साथ में आपको डरना नहीं है, पेपर देख करके डरना नहीं है, बेझिझक आराम से पेपर देना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमको नहीं मालूम होते हैं, कोशिश करिएगा उनको हल करने की, थोड़ा मेमोरी को रिवाइज करिएगा, हो सकता है उनका भी आपको थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ मन में आ जाएगा, तो आप लिख लेंगे छात्रों। ठीक, तो हमें पूरा विश्वास है आप इस सब चीज़ों को पढ़ के जाएंगे, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और मेरी आपको सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बोर्ड परीक्षा है, आप तैयारी करें अच्छे से, प्रत्येक विषय को अच्छे देखें, लेकिन ज़्यादा बर्डन को लेकर के नहीं, आप बेझिझक निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। और आपके पेपर्स जो हैं 24 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य संपन्न होने हैं। 11 अप्रैल को ये तुम्हारा रसायन विज्ञान का पेपर है, सेकंड पाली में है। और इसके साथ आप ये ध्यान रखिए कि तुम्हारे प्रैक्टिकल जो बोर्ड पर प्रैक्टिकल्स हैं उनकी डेट अभी नहीं आई हैं, जैसे ही डेट आ जाएंगी आपको उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी छात्रों।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारे पढ़ाने का ढंग आपको और हमारा यह जो चैनल चला रहे हैं इसमें पढ़ाने वाली सामग्री से आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। ठीक छात्रों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। और जो चीज़ भी आपको मैंने पढ़ाया है छात्रों, ये सब चीज़ें NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर छात्रों कि आप अंक सुधार परीक्षा के पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उस पेपर जो है उसको दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसको अंक सुधार परीक्षा के पेपर को 2 बार हल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। काफ़ी कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा छात्रों। ठीक छात्रों, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और छात्रों अब चलते हैं। और अगर हमारा पढ़ाने ढंग, हमारा लेक्चर, हमारे इस चैनल से आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षा की। धन्यवाद।